Good morning, Rinku. Okay, I'm going to start. Okay. So we have to start from here. Subjectivity. There are a lot of different topics which are there in post colonialism. जैसे अभी आगे चल के ग्लोबलाइजेशन वैसे ही सबॉल्टर्निटी है. सब्जेक्ट पोजीशन हमने ऑलमोस्ट हर एक थ्योरी में बात की है ना. Studies of colonial discourse originating in Edinburgh have demonstrated interpolates natives into the colonial order. इंटरपलेशन एल्थ्यूजर का टर्म था. कि आप लोग एक आइडियोलॉजी का शिकार हो गए हो बट विदाउट रियलाइजिंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट, यू आर एन इंटरपलेटेड इंडिविजुअल. तो ये कह रहे हैं लिटरेचर इंटरपलेट कर देती है नेटिव्स को इनटू कॉलोनियल ऑर्डर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दृष्टि. So it's a key element in post-colonial studies. It is a key element and it is the examination of the processes through which the native is rendered a marginalized subject with little agency or identity. तो अभी देखो, becoming a subject जो हमने फेमिनिज्म में पढ़ा था, that was an upper position, that was a position of authority, because if men are subjects then the women are the other. Similarly, अगर हम बात करें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, तो वहाँ पे फूको ने सब्जेक्ट की बात की थी और वहाँ पे सब्जेक्ट एक अलग था. वहाँ पे एक सब्जेक्ट डिस्कोर्स में एक सब्जेक्ट एक शिकार हो गया है जो. कि आप लिटरेचर क्या करता है इंटरप्लेट टू कॉलोनियल ऑर्डर और इसी चीज़ को एग्ज़ामिन करना, इस प्रोसेस को कि जिस तरीके से जो नेटिव्स हैं, उनको मार्जिनलाइज़्ड पोज़ीशन एक सब्जेक्ट करार दे दिया जाता है, उसको पढ़ना इज़ अ की एलिमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़. और वो मार्जिनलाइज़्ड सब्जेक्ट उसको बस कोई थोड़ी-सी कोई एजेंसी नहीं या थोड़ी एजेंसी होगी, कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं. So a key figure in post-colonial analysis of the interpellation of the native subject is Homi Bhabha. So another very important name when we talk about post-colonialism. ठीक है? Good morning. Who else is here? कि ये जो इंटरपेलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, हो रहा है नेटिव्स का, उसको एनालाइज करना. Work reveals how the colonial discourse that sought to impose a unidirectional flow of power. कि जो पावर का फ्लो होगा वो सिर्फ कोलोनाइजर से कोलोनाइज्ड की तरफ बहेगा. ये पावरफुल है, ये वीक है, इस तरह से. तो होमी भाभा का जितना भी काम है वो यही रिवील करता है कि किस तरह से कि जो कोलोनाइजर्स हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, डिस्कोर्स देते हैं, वो इसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पावर एंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, एक ही तरह का स्ट्रक्चर ऑफन फेल्ड. कि किस तरह से आप भाभा क्या रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किया कि हमेशा ट्राई किया यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ पावर हो, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हो, ये कैसे फेल हुआ है. कैसे देखते हैं. Bhabha's work on mimicry, ambivalence, and hybridity radically interrogates the effectiveness in or of colonial discourses, all the while pointing to its fractures. तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं होमी भाभा की: मिमिक्री, हाइब्रिडिटी और एम्बिवेलेंस. इसमें ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं जितना भी इन्होंने काम किया है इन तीनों टर्म्स पे, ये इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलोनियल डिस्कोर्स रहा है वो कितना इफेक्टिव रहा है. और इसी बात को लेके इन्होंने हमेशा ये भी दिखाया है कि कैसे इन सब चीजों में लूप होल्स हैं. कुछ बिगिंस इन द कॉलोनियल एनकाउंटर आर नेवर स्टेबल और फिक्स्ड है ही नहीं.
जो कॉलोनियल एनकाउंटर में हम आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, पावर या रिसोर्स वाली, कॉलोनियल एनकाउंटर्स आर ट्रांज़ैक्शंस। मतलब जब एक कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज़्ड मिले आपस में, जो भी एनकाउंटर हुआ, कोई भी बातचीत हुई, ये ट्रांज़ैक्शंस हैं बिटवीन कॉलोनाइज़र एंड कॉलोनाइज़्ड। The European in the colonies constructs his identity relationally बेस्ड ऑन डिफरेंस। मतलब अब देखो ना, इंग्लैंड से आप इंडिया आ गए और यहाँ पे हुआ इनका एनकाउंटर, ये लोग मिले, लेकिन इन्होंने आके इनको कहा कि तुम सॉरी अबाउट हाउ आई हैव ड्रॉन दिस, इन्होंने इनको आके कहा कि हम तुम्हें अच्छा बनाएंगे, तुम्हें तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म थी, दैट ऑफ सिविलाइज्ड या सुपीरियर कंस्ट्रक्ट हुई, लेकिन ये कंस्ट्रक्ट हमेशा रिलेशनशिप में हुई है कि तुम सिविलाइज्ड हो अगर तुम्हें हम अम, कोई भी, मैंने यहाँ इंडिया ले लिया, एशिया, पूरा एशिया ले लो आप, या आप अफ्रीका ले लो, कोई भी ले लो, तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो कंस्ट्रक्ट हमारे रिलेशनशिप की है, और रिलेशनशिप वही है डिफरेंस का, जो सॉसियर वाला था। अब यहाँ पे लकान के साइको एनालिसिस पे बेस करके और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे बेस करके भाभा प्रपोज करते हैं कि जो आइडेंटिटीज है ना, इवन इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट आर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल रिलेशंस। The colonizer establishes his identity by positioning himself against and in opposition to the native। ठीक है कि हम civilized, तुम uncivilized, तुम dirty, हम clean, तुम हम superior, तुम inferior, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होती हैं। दिस मीन्स इफेक्टिवली द कोलोनाइजर कैन नेवर पोजेस अ सेल्फ आइडेंटिकल आइडेंटिटी, कि तुम्हारी अपनी क्या है, तुम ये बताओ। ठीक है हम डर्टी हैं, तो तुम हमारे रिलेशन में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, सेल्फ आइडेंटिकल आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स द कोलोनाइज्ड टू वैलिडेट इट। So we recall here post-structuralism's argument that all identity or all meaning is based on the difference of one letter, one sound, or one signifier from the another, suggesting that both are linked together in the formation of identities. दोनों की जरूरत है। We understand the meaning of bat because it is different from cat. We understand the identity of colonized colonizer because it is different from a colonizer. So identity therefore is constantly shifting. It is liminal and it is displaced. With this move, Bhabha suggests that we cannot see colonial identities as fixed or monolithic, or relational hai. So Bhabha proposes that colonial discourse is actually conflictual and ambivalent. Colonial discourse जो भी वो कहते हैं उसमें अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट भी है और एम्बिवेलेंस भी है। द colonial master, far from being the strong, unflinching, certain Englishman, is actually informed by two contradictory psychic states. What Bhabha terms, please note, fetish and phobia. तो ये कह रहे हैं कि जो colonial master है, far from being strong, unflinching, एक certain type of Englishman, इनफैक्ट उसमें दो तरह की साइकिक स्टेट्स हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी साइकिक स्टेट्स हैं, और इन्हीं को टर्म दिया है भाभा ने फेटिश और फोबिया। दीज टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट्स रिजल्ट इन स्टीरियोटाइप्स ऑफ द नेटिव सब्जेक्ट। इन्हीं दो साइकिक स्टेट्स की वजह से उनके दिमाग में नेटिव्स को लेके कुछ स्टीरियोटाइप्स बनते हैं, फेटिश भी है और फोबिया भी है। So Bhabha argues that the fetish phobia structure of colonial relations results in a condition where the white man seeks and desires the other. ठीक है, भाभा क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो फेटिश फोबिया वाला स्ट्रक्चर है कॉलोनियल का रिलेशनशिप में हमारे साथ, उससे क्या होता है, उससे एक ऐसा कंडीशन बाहर आता है जहां पे व्हाइट मैन डिजायर भी कर रहा है कि
उसको अदर को सीक भी कर रहा है, व्हाइल एट द सेम टाइम उस डिफरेंस को इरेज़ करना भी चाहता है। फेटिश भी है, फोबिया भी है। इसी वजह से स्टीरियोटाइप्स बाहर आते हैं, जैसे कि द inscrutable native, suggesting an unknowable, radically vulnerable, innocent, or childlike native, suggesting a knowable, controllable subject of colonial power. एक तो वो ऐसा है उसको पता ही नहीं है कुछ, रैडिकली डिफरेंट है मुझसे, अदर है। एक तो ये स्टीरियोटाइप दिमाग में आया। दूसरा कि वो वल्नरेबल है बहुत, एक कंट्रोल कर सकता। सो भाभा does real discourse and a native subject never stable or automatic, just as the colonial master's position is never stable or automatic. The repetition of stereotypes is not for Bhabha a sign of power or colonial discourse or power of colonial discourse. Rather, he treats this repetition as a sign of its inherent instability. कि बार बार ये जो चीजें जो फेटिश फोबिया का है, जो स्ट्रक्चर टाइप्स रिपीट हो रहे हैं दिमाग में उनके, इट इज नॉट अ साइन ऑफ पावर। इनफैक्ट ये क्या है, इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी दिखाता है। तो स्टीरियोटाइप्स आर इन्वोक्ड एंड रिपीटेड नॉट बिकॉज दे आर स्टेबल, बट बिकॉज अनलेस रिपीटेड दे विल लूज देयर पावर एंड वैलिडिटी एज साइंस। उसको बार बार उसको उनको री स्टेट करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी पावर ना लूज करें। नॉट इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टेबल हैं, इसलिए क्योंकि उनमें इनहेरेंटली कुछ इनस्टेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ कि कभी-कभी क्या होता है ना, कोई छोटी-सी बात है, उसको हम किसी को बार-बार याद करवा रहे हैं कि तूने ऐसा कहा था, तूने ऐसा कहा था। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर डर सा होता है कि यार इसने भूल जाना है और फिर मेरा नुकसान हो जाना है ना? तो वैसा ही सोचो कि कोलोनाइज़र्स इसी चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, इन स्टीरियोटाइप्स को, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं है। इसीलिए उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए कि वो लूज़ ना कर जाएँ अपनी पावर, वो उनको बार-बार So Bhabha's work reveals discourse as unstable and fractured, ambivalent and open to subversion. Each time colonialism seeks to impose its authority through a repetition of a sign, the native's repetition of the sign dismantles it by adding or subtracting any inherent or original meaning depending on his needs. As an example of this structure of repetition, Bhabha cites in his very important essay, Signs Taken for Wonders, the English book. Please note, the English book is the Bible. Bhabha argues that the Bible functioned as a sign of colonial power or authority. The authority to disseminate the book throughout the colony. क्या कह रहे हैं कि एक तरह की ये एक इंग्लिश बुक है और ये जो इंग्लिश बुक है ये बाइबल की तरह है। और ये जो बाइबल है, ये साइन की तरह काम करती है उनके लिए, उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए। ये अथॉरिटी जिनको उनको थ्रू आउट द कॉलोनी फैलाना है। However, Bhabha notes the sign or book is riddled with ambivalence in the very act of disseminating it. ये जो बुक है, इट इज फुल एम्बिवलेंस। अब एम्बिवलेंस को भी हम समझते हैं कि क्या होता है। That the book is translated by the natives into a process that often involves subversion and sometimes resistance. अब उन्होंने ये किताब लिखी, एक मतलब साइन है ये, ठीक है, साइन है, इंग्लिश बुक है, मतलब उनकी आइडियोलॉजीज है वो जो फैलाना चाहते हैं। तो जब वो यहाँ आती है और नेटिव्स उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो उनको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, मतलब क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ूंगी, देखूंगी, तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको समझूंगी। एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, मैं सबवर्ट भी कर दूंगी, कभी कभी रेजिस्ट भी करूंगी। तो भाभा हियर स्पीक्स ऑफ रेपिटेशन विद अ डिफरेंस, एन आइडिया सीन इन डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जैसे हेलिस मिलर का स्टडी ऑफ द इंग्लिश नॉवल ही और शी डज सो विद वेरिएशंस।
लेकिन मेरा रेपुटेशन अपना है, आपका अपना होगा, तो उसको करेंगे। तो जो ओरिजिनैलिटी थी उस बुक की होती जाएगी। उसमें मैंने अपना मीनिंग ऐड कर दिया, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ एडिशंस, कुछ सब्ट्रैक्शंस हो गई। Thus, the book acquires a whole, by extension loses its authority as a, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को ले लो, बार-बार कहते हैं कि अ, अभी पहले हम कहीं गए हुए थे टू दिस शॉप, उस वो शॉपकीपर अपना फ़ोन नंबर बता रहा था, किसी बोल रहा था। अब जो मेरे साथ अच्छे से हिंदी आती है, बट कभी-कभी क्या होता है ना, आपका अ, अलग-अलग जगहों का एक्सेंट और बोलने का तरीका नंबर्स को भी अलग हो जाता है। तो शी कुडन्ट अंडरस्टैंड वन नंबर, वो जो वो बोल रहे थे। अम, जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, सो ही वाज़ लाइक, तो पाकिस्तान चले जाओ। खुल गई। मैंने कहा क्या कह रहे हो? तो इंग्लिश का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा वो कहेंगे उर्दू सीख लो आप। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी वैसा ही है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी और की लैंग्वेज है। वो आई और हमने उसको ट्रांसलेट किया कैसे, अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हैं बिकॉज़ इंग्लिश इज़ अ मिक्स्ड लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच जो कोलोनाइज़र्स आते गए, अपनी वोकैब्युलरी डालते गए उसमें। अभी इंग्लिश हैज़ एक्वायर्ड अ व्होल्ली डिफरेंट फॉर्म। इट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल, तो क्या था इंग्लिश का पता नहीं क्या था। It is now a sign that has been rewritten by the natives. So this is the inherent instability course and the potential for resistance. Ambivalence रुक रहा है क्या? Oh, is it? Maybe because of rain. एक मिनट रुको। अभी रुकेगा तो बताना, ठीक है? मैं वैसे ही बात करती हूँ अभी, रुकेगा तो फिर मुझे बताओ। 1 मिनट। होमी भाभा की टर्म्स की वैसी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो होमी भाभा की मेन टर्म्स हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या है? इमर्जेंस ऑफ न्यू कल्चरल फॉर्म्स फ्रॉम द थर्ड स्पेस। पहले हम थर्ड स्पेस क्या है, जैसे ये आए कोलोनाइजर्स और यहाँ पे आ गए कोलोनाइज्ड, वहां पे उन्होंने कॉलोनी बना ली। अब दोनों जगह कुछ कुछ स्पेस खाली है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये मिक्स हो गया, है ना? ये इसको कहते हैं थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस जहां पे दोनों कल्चर्स आपस में मिले और कुछ नया क्रिएट हुआ, ठीक है? और हाइब्रिडिटी क्या है? ये जो नया कल्चरल फॉर्म्स थर्ड स्पेस से क्रिएट होता है, दो अलग-अलग कल्चर्स को मिक्स करके एक हाइब्रिड स्टेट बनता है। द इंटरसेक्शन ऑफ द कोलोनाइजर्स एंड द कोलोनाइज्ड कल्चर। So it challenges this idea of pure national or racial cultures. So by mixing elements of both cultures,
the colonized subject creates something new that the colonial power cannot fully control or recognize. चल रहा है या रुक रहा है? Can anyone please write down? चल रहा है ना? दूसरा कॉन्सेप्ट है भाभा का मिमिक्री. मिमिक्री क्या है? It is the process by which the colonized are encouraged to act like the colonized, like the colonizer. कि आपको उनकी तरह बात करो, उनकी तरह खाना खाओ, उनकी तरह मैनर्स सीख जाओ, उनका लैंग्वेज, उनका ड्रेस, उनका एजुकेशन सब कुछ अडॉप्ट कर लो. मिमिक्री. So Bhabha famously describes this as almost the same but not quite. ये कहते हैं वो. इसी के अंदर टर्म आता है सबवर्जन, बिकॉज इट्स नॉट क्वाइट द सेम. मिमिक्री बिकम्स अ फॉर्म ऑफ अनइंटेंशनल पैरोडी और मॉकरी. कह रहे हैं कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब सेम भी है. मतलब जब आप किसी को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट्स नॉट क्वाइट राइट, इट्स नॉट क्वाइट द सेम. तो यहाँ पे मिमिक्री एक तरह की पैरोडी, अनइंटेंशनल पैरोडी और मॉकरी बन जाती है कि आप उनको मॉक कर रहे हो जैसे. दूसरा टर्म है थ्रेट. इट रिमाइंड्स द कोलोनाइजर कि उनका जो आइडेंटिटी है, इट्स अ परफॉर्मेंस दैट कैन बी कॉपीड. कि ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इनको कह रहा हूँ कि तुम्हें ना बात करनी आती, तुम अनसिविलाइज्ड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन जब उस जगह का आदमी या औरत मेरी तरह बात करने लग रहा है, मेरी तरह कपड़े डालने लग रहा है, सब कुछ वो करने लग रहा है जो वो नहीं था, तो अभी क्या हो रहा है? अभी जो कोलोनाइजर आया है उसको थ्रेट हो गया कि मेरी तो आइडेंटिटी एक परफॉर्मेंस की तरह है, उसको वो कॉपी कर सकते हैं. which threatens the colonial authorities claim to inherent superiority. कि अब मैं सुपीरियर रहूंगा कैसे फिर? जिस चीज को क्लेम करके मैं सुपीरियर रह रहा हूं, अभी वो चीज ही चली जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. और तीसरी टर्म है एम्बिवलेंस. तो भाभा आर्ग्यू करते हैं दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोलोनाइजर एंड द कोलोनाइज्ड इज एम्बिवलेंट. कैसे? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स फीलिंग्स. कि आपको अट्रैक्शन भी है कि यार मुझे भी वैसा कपड़ा पहनना है, या मुझे भी वैसा उसी तरह से रहना है, मुझे नहीं रहना इस तरह की फैमिली में, मुझे उस तरह की फ्रीडम चाहिए थॉट्स में. कुछ भी हो सकता है. देयर इज एन अट्रैक्शन बट देयर इज ऑल्सो अ रिपल्शन कि आ गए मेरा देश लूटने अचानक से. फिर आपके दिमाग में ये भी है. So the colonizer wants the colonized to be civilized like them, but also needs them to remain different to justify the colonial rule. This internal contradiction makes colonial discourse inherently unstable. कि तुम आए हो, तुम चाह रहे हो कि वो मेरी तरह ही बन जाएं, लेकिन तुम भी पूरी तरह से चाहते भी नहीं हो, क्योंकि फिर वो अदर वाला रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगा? पावर. थर्ड स्पेस, चौथा टर्म, थर्ड स्पेस ऑफ इनंसिएशन. बेसिकली दिस इज द मेटाफोरिकल स्पेस जहां पे कल्चरल आइडेंटिटी इज नेगोशिएटेड. राइट, इट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन नहीं है ये, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल है जहां पे डिफरेंस इज एक्नॉलेज्ड विदाउट बीइंग रैंक्ड. सो भाभा के लिए द स्पेस इज वेयर मीनिंग ऑफ culture is produced, and making it the prime site for political subversion and identity formation. This is Bhabha's terms, okay? Let's continue. Let me. So Bhabha uses the term ambivalence to describe this rupture between the English book or sign and the effect of repetition. And extending this argument about the potential resistance by the native subject, Bhabha proposes the idea of mimicry. कहाँ पे? Of mimicry and man में. Mimicry is the discipline of a white man
बाय द नेटिव, डिसिप्लिन्ड इमिटेशन, उसकी तरह मुझे होना है। द नेटिव हैज़ बीन टॉट that he needs to try and ape the white man and his culture. बार-बार हमें यही सिखाया तो जाता है, यही आइडियोलॉजी बनी हुई है। वही जैसे मतलब पूरा अंग्रेज़ दिखता है। एंड इट इज़ जब कोई ऐसा बोल दे, तो पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स वो फूल जाते हैं कि मेरा बच्चा हमारे घर का चिराग अंग्रेज़ों जैसा दिखता है या दिखती है। इतना ज़्यादा दिमाग में ये है चीज़ कि बच्चा अगर छोटा-सा बच्चा भी जो पैदा हुआ है, उसकी स्किन का कलर अगर थोड़ा-सा डार्क है, तो मतलब उसे लेनी की देनी कर देते हैं लोग। ये किस पे चला गया? लड़की के घरवालों पे गया होगा। जनरली दैट इज़ व्हाट दे से। कुछ भी नेगेटिव होगा अगर। So the native has been taught that he needs to try and ape the white man and his culture. Mimicry is sought through Western education, religion, and structures where the native is trained to think or behave like the white man. However, Bhabha sees this as a site where colonial authority, rather than being reinforced, actually breaks down. यही वो साइट है, ये कह रहे हैं, जहाँ पे इनका जो अथॉरिटी है, रीइंफोर्स होने की जगह वो ब्रेक डाउन कर जाता है। व्हाट हैपेंस इन द colonial encounter is that the native becomes anglicized but is never fully or truly white. मतलब वो कोशिश तो पूरी करता है कि मैं उसकी तरह सब कुछ कर लूँ, लेकिन वो कभी बन ही नहीं सकता truly white. He is a mimic who can now insinuate himself into the colonial structures, respond in English, adopt the structure of logic and reasoning in argument, which Western education has taught him. So जब राजा राम मोहन रॉय ने आर्ग्यू किया था कि हाँ, हमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, उन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड एमहर्स्ट को और कहा कि इंग्लिश इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए ताकि इंडिया वालों को भी दुनिया की खबर हो जाए। सो ही अप्रोप्रिएट्स अ रैशनल आर्ग्यूमेंट, कोई सेंटिमेंटल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था उन्होंने। ही अपील्स टू द इंग्लिश in the language of logic, reason, administrative convenience, and expediency that they would recognize rather than sentimental pleas, rejected of course. और दूसरी तरफ कुछ दूसरे लोग थे जो बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे कि हमें चाहिए ही नहीं, ना हमें इंग्लिश एजुकेशन चाहिए, ना हमें इनकी किताबें पढ़नी, ना हमें सिर्फ अपना चाहिए। सबके अपने अपने लॉजिक्स थे। सो द मिमिक मैन हियर, और कौन सा बेटर था ऑनेस्टली? हम लोग कहते हैं कि क्योंकि हमें बाहर की चीज़ें समझनी थी, हमें इंग्लिश में किताबें पढ़ने को मिल गई एटसेट्रा, एटसेट्रा। और नहीं होता ऐसा तो हम उसी अपने कोकून में रह जाते, है ना? लेकिन फिर दिमाग में चाइना का एग्ज़ाम्पल भी आता है। उन्होंने कभी अडॉप्ट नहीं किया। हुँ? वो अपनी लैंग्वेज में रहे, सब कुछ उसमें रहे। वो तो नहीं रह गए पीछे, नहीं? The mimic man here appears to follow the white man's authority, to show the power of colonial discourse, but in effect fractures and disrupts it. Mimicry here reveals breaks in the colonial discourse. The native represents him or herself rather than be represented. So, as Bhabha puts it, the menace of mimicry is its double vision, which is disclosing the ambivalence of colonial discourse, also disrupts its authority. यही चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं, उसी की वजह से ही वो अथॉरिटी भी गायब हो जाती है। मिमिक्री, सो मिमिक्री इज़ गुड। है ना? मिमिक्री से ही रिवील हो रहा है ब्रेक्स इन द colonial discourse. Mimicry also fails because the colonial master on the one hand much as possible, है ना? लेकिन वो डिफरेंस अगेन मिमिक्री फेल्स हियर। अब जब नेटिव्स ने मिमिक करना शुरू किया तब उनको दिक्कत हो गई फिर से। द colonial wishes to both erase and reinforce difference कि चाहिए भी और हटाना भी है। एक एम्बिवलेंस सा स्टेट आ गया यहाँ पे भी। Even as the colonial master works this ambivalent state, repeat or mime the master, but with subtle variations and nuances. ठीक है? The mimicry of the native often encodes a facile
obsequiousness, a deeper disobedience and mockery, what Bhabha in his essay. Please note, this is an important term of Bhabha. Sly civility इसी नाम का ऐसे है इन्होंने लिखा हुआ. यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, मिमिक्री की बात कर रहे हैं कि मिमिक्री ऑफ द नेटिव ऑफन इनकोड्स टू थिंग्स. एक तो उनको फॉलो कर रहे हो, ओबीडियंस और मॉकरी भी है, क्योंकि आप एक तरह से मॉक कर रहे हो उनको. दिस ड्यूअल स्टेट ऑफ मिमिक्री बाय द नेटिव, one that is direct result of the fractured nature of colonial discourse, is what Bhabha terms as hybridity. Clear? रुक तो नहीं रहा है अभी? Hybridized native who refuses to return the colonial gaze, who refuses to acknowledge the colonizer's position and authority, is placed in a position of in-betweenness. ये जो अब हाइब्रिडाइज्ड नेटिव हो गया, कॉलोनियल गेज से मुझे आप नहीं मत पहचानो, आप मुझे कॉलोनियल गेज से मत देखो, और वो रिफ्यूज भी कर रहा है टू एक्नॉलेज द कॉलोनाइजर्स पोजीशन एंड अथॉरिटी. वो एक बीच जैसे में पहुंच गया है ये इस स्टेट में. अडॉप्टेड इंग्लिशनेस, ओरिजिनल इंडियननेस. चलो इसको खत्म करते हैं, फिर आई विल एंड. ओके, सो मिमिक्री दैट रिजल्ट्स इन दिस ड्यूअलिज्म ऑफ सॉरी कहाँ गया. Mimicry that results in this dualism of deference and disobedience is what Bhabha sees as resistance. ठीक है? This hybridity creates a third space, a space of relations. तीनों चारों मैंने आपको terms बता दी कि होता क्या है. Just read this and complete Bhabha. Okay? नीचे आ रही हूँ थोड़ा सा. This reading of the colonial subject by counterpoised with one by Gayatri Spivak, another theorist whose work with post-structuralism, feminism, and Marxism has resulted in now cult texts in the post-colonial canon. Spivak का सबसे ज़्यादा quoted essay, Can the Subaltern Speak? Spivak adapts the notion of the subaltern, meaning the oppressed class, from Antonio Gramsci, condition of the native within colonial and women in the. स्पिवाक ने ग्रामशी से लिया, वो बताना चाह रही थी कंडीशन ऑफ द नेटिव कोलोनियलिज्म के अंदर और कंडीशन ऑफ वुमेन पोस्ट कोलोनियल स्टेट में. तो ये क्या कहती हैं? She argues via a reading of women's suicide in early 20th century India that the structure of colonialism prevents any speaking. This structure is doubly of the native woman who is silenced through both patriarchy and colonialism. तो एक वुमन ने सुसाइड किया होगा अर्ली 20th सेंचुरी में. ये कहती हैं कि जो कोलोनियलिज्म का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो आपको इस तरह से ट्रेन करता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हो. इट प्रिवेंट्स एनी स्पीकिंग. स्ट्रेंथन्ड इन द केस ऑफ द नेटिव वुमन, क्योंकि उसको पेट्रियार्की कोलोनियलिज्म से भी उसको साइलेंस मिल रहा है. राइट, डबल बाइंड है. इसीलिए जो रिड्यूस्ड टू साइलेंस है वो वुमन. The woman writes her body. Spivak argues that the subaltern wrote her body because there was no other way of speaking. Spivak's move is to a regime of representation that is controlled. An individual cannot develop an identity without being the subject of discourse. आप किसी ना किसी डिस्कोर्स में सब्जेक्ट हैं, वहीं से आपकी आइडेंटिटी, और उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ज्यादा होता नहीं. तो द subaltern one who has no position or sovereignty outside the discourse that constructs her as subject. So Spivak rejects the idea that one can access a pure subaltern consciousness because, as she argues, the subaltern cannot speak
सबाल्टर्न मार्जिनलाइज्ड जो इंसान है, उन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट दे दिया कि कैसे उसकी वॉइस, उसका स्पीकिंग तो पूरा खत्म कर ही दिया जाता है। एक तो पेट्रियार्की से, दूसरा जो कोलोनाइज़र है वो भी कर रहा है। इसीलिए हमेशा उसके लिए आके कोई ना कोई और बोलना शुरू करता है। जैसे आप इमेजिन करो कि एक मूवी है, मूवी में दलित्स को रिप्रेज़ेंट किया गया है। लेकिन दलित्स को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कोई अपर क्लास का आ गया। अब तो अपने लिए नहीं ये बोल पा रहे, जैसे कि कोई और को वहाँ से निकालने के लिए। In particular has no position of enunciation. She remains within the discourse of patriarchy and colonialism, somebody else's discourse. So Spivak influenced notion of the subaltern notes the power of both patriarchy and colonialism, where because of her location within these two structures cannot enunciate, and instead is always spoken for by individuals or intellectuals, कि एक वुमेन के लिए कोई और आएगा बात करने के लिए, और इसी प्रोसेस को off because she argues it is better to let the woman remain on her margins of the discourse rather than speaking on her behalf, कि उसके विकृपा करो, ऐसे ही छोड़ दो उसके हाल पे, आके उसके लिए कोई और ना बोले, and thus consigning her deeper into silence. So आप उसको और साइलेंस में धकेल रहे हो, क्योंकि ठीक है। So Spivak is also critical of any subaltern by intellectuals because such an attempt assumes that the intellectual is a transparent medium or passage. ठीक है, आई विल सेंड यू दिस, ये जो ऐसे है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, उसका एक क्लास है, वो भेजूंगी उसको आपको। और यहाँ पे एक और नाम है बहुत, तो ये आर्ग्यू कर रही है स्पिवैक और द myriad ways in which the subaltern native woman has spoken। हरीश त्रिवेदी का भी ऐसे भेजूंगी। This the point is suggests in the vernacular and this speech is there speaking at all। इन्होंने ये कहा था त्रिवेदी ने, कि सबाल्टर्न बोलता है लेकिन वर्नाक्युलर में बोलता है, और ये स्पीच को कभी माना ही नहीं जाता। इट इज नॉट सीन एज स्पीकिंग एट ऑल। So Spivak responds to this by suggesting that speak, in the sense she was using it, speech act, but rather to the process of interpretation that ensues in any such transaction। कि मैं लिटरली नहीं कह रही थी स्पीच, इट द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन जो इस ट्रांजैक्शन में होता है। So Spivak's terms to suggest relation of the speaker and listener, जो ये रिलेशन बोलना चाह रही हूँ। तो Spivak argues speech is understood and interpreted within structures that will only the woman's voice cannot attain more purchase because she has been relegated to a category. Or this means Spivak argues there is an urgent need to response to the voice of the subaltern। एक तो स्पेस नहीं है, दूसरा एक वुमन की वॉइस को हमेशा से एक पर्टिकुलर वे में देखा, जैसे कि हंसी तो फंसी। उनको लगता है सच में कि अगर तुमसे दो बातें अगर किसी लड़की ने हंस के कर ली तो बस अब वो करने वाली है, क्योंकि जनरेट ही वैसे किया जाता है, बहुत लिमिटेड स्पेस में। Spivak proposes only in an ethical relation where there is creation of a room, a space for the voice of the radical other। ठीक है, okay, and you have to read this, gender, sexuality and the empire। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नेम्स मिलेंगे, कुछ न्यू नेम्स मिलेंगे, उनका ध्यान रखना है। ओके।
ये इन्होंने रीड किया था। हुँ, तो ऐसे-ऐसे न्यू नेम्स इस वाले सेक्शन में आ जेंडर वाले, फेमिनिस्ट, पोस्ट कोलोनियल थ्योरिस्ट्स के नाम यहाँ मिलेंगे, ठीक है? फेमिनिस्ट्स, so read carefully and I will begin with nationalism in the next